नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा और धूल भरी आंधी के कारण भीषण गर्मी से राहत। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ब्रिटेन और इटली की यात्रा के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाकर वनीकरण का नया कीर्तिमान बनाया गया। दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसर बिना दर्शकों के कल से खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में लगी आग से बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को घर खाली करने का आदेश। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस में मिक्स डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया। और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। स्पेन का सामना इटली से और इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से। दोपहर समाचार में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि ये टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 35 करोड़ 12 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 63,87,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.09% हो गई है। मंत्रालय ने बताया है कि कल 52,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान 43,000 से अधिक नए मरीजों की पुष्टि हुई। लगातार 52 दिन से हर रोज संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या नए मरीजों की तुलना में अधिक है। देश भर में अभी तक इस महामारी से 2 करोड़ 96 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। 4,85,350 रोगियों का उपचार चल रहा है। कल 955 लोगों की कोविड से मृत्यु हो गई। इन्हें मिलाकर महामारी से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,02,005 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड जांच की क्षमता में बढ़ोतरी की गई है। अभी तक 41 करोड़ 82 लाख जांच की जा चुकी हैं। कल 18 लाख से अधिक जांच की गई। दिल्ली सरकार ने कल से शहर के सभी स्टेडियम और खेल परिसर फिर खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी दर्शक नहीं जा सकेंगे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के अनुसार स्टेडियम और खेल परिसर खोलने में कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन होगा। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, स्पा और स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तथा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। दिल्ली मेट्रो और बसें 50% क्षमता के साथ चलती रहेंगी। यह आदेश 12 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। बृहन मुंबई नगर पालिका बीएमसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में कोविड मरीजों की संख्या में मामूली वृद्धि को देखते हुए प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। एक रिपोर्ट।
सहायक नगर आयुक्त सुरेश काकाणी ने आकाशवाणी को बताया कि निजी अस्पताल ICMR पोर्टल पर अपने अस्पतालों में कोविड से हुई मौतों से संबंधित जानकारी अपलोड करने में देरी कर रहे हैं, जिसके कारण कुल मौतों में वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा BMC समय समय पर डेथ ऑडिट्स भी कर रही है। BMC के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि लोगों को इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई में प्रतिदिन 500 से 600 तक के कोरोना के ताजा मामलों पर श्री काकाणी ने कहा कि BMC स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रही है और मुंबई में केस लोड को कम करने के लिए सभी उपाय कर रही है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के मरीजों में मामूली वृद्धि हुई और 49 रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। संक्रमण दर 0.05% से बढ़कर 0.06% हो गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या घटकर 490 रह गई है। प्रदेश में कल संक्रमण से 12 रोगियों की मृत्यु हुई है, जबकि 61 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य के 52 में से 35 जिलों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। इंदौर में 9 जबकि भोपाल में 12 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इंदौर में सक्रिय मामले घटकर 94 हो गए हैं, वहीं भोपाल में सक्रिय मामलों की संख्या 99 है। इस बीच कई संगठन कोविड उपयुक्त व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नो वैक्सीन नो सैलरी और नो वैक्सीन नो एंट्री नियम विभिन्न संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। स्वास्थ्य मंत्रालय की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 70 लाख परामर्श देकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्लेटफॉर्म से अब तक 32 लाख रोगियों को सेवा उपलब्ध कराई गई है। पिछले वर्ष अप्रैल में देश भर में पहले लॉकडाउन के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-संजीवनी OPD सेवा शुरू की। यह रोगी और डॉक्टर के बीच परामर्श का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मरीजों को उनके घर पर ही स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराता है। ई-संजीवनी OPD पर ऑनलाइन 420 OPD सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी OPD सेवाएं भी उपलब्ध हैं। इनमें से ज्यादातर स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी OPD का प्रबंधन एम्स जैसे प्रमुख अस्पताल कर रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से 50,000 से अधिक मरीजों ने ई-संजीवनी सेवाओं का उपयोग किया। लगभग 2,000 डॉक्टर प्रतिदिन टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं। कई राज्यों के लोगों ने ई-संजीवनी सेवा का उपयोग करने के प्रति काफी उत्साह दिखाया है। इससे स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के इस डिजिटल माध्यम को व्यापक रूप से अपनाने की संभावना बढ़ी है। सुपर्णा सैया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। श्री धामी को कल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया था। श्री धामी तीरथ सिंह रावत का स्थान लेंगे। श्री रावत ने कार्यभार संभालने के 4 महीने बाद इस्तीफा दे दिया था। बताया जाता है कि कुछ कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। आज शाम शपथ लेने के साथ ही 45 वर्षीय श्री धामी इस पर्वतीय राज्य के सबसे कम उम्र के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। वे ऊधम सिंह नगर की खटीमा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार विधायक हैं। भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा वे सबके सहयोग से आम आदमी के हित में काम करेंगे। साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार में किए जा रहे विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा और हमारे सरकार की 4 साल की योजना में बहुत सारे काम हुए हैं। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाना है। कोरोना के कारण से बहुत सारी स्थितियां हमारे सामने बड़ी कठिन खड़ी हो गई हैं। उन सब में जो है कोशिश करेंगे कि हर प्रकार से लोगों को राहत मिले, नौजवान युवाओं को रोजगार मिले। उस दिशा में काम करेंगे। जो पद खाली हैं जल्दी से जल्दी उनको भरेंगे। हालांकि राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समय कम होने के कारण उनके लिए पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना एक बड़ी चुनौती होगी। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ब्रिटेन और इटली की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। 4 दिन की इस यात्रा के दौरान वे दोनों देशों के सेना प्रमुखों से भारत के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। जनरल नरवणे ब्रिटेन में रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वे कुछ सैन्य ठिकानों का भी दौरा करेंगे और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में जनरल नरवणे इटली के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे प्रसिद्ध कसिनो शहर में भारतीय सेना के स्मृति स्थल का उद्घाटन भी करेंगे।
जनरल नरवणे राजधानी रोम में इटली की सेना के काउंटर आईईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जाएंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल निपुण भारत अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत के बारे में एक लघु वीडियो, प्रशंसा गीत और कार्यान्वयन दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसमें अध्ययन और प्रवीणता पर जोर दिया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूली शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संस्थानों के प्रमुख इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। निपुण भारत अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए किए जा रहे विभिन्न कार्यों के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अभियान का उद्देश्य सभी बच्चों को बुनियादी साक्षरता और गणना में प्रवीणता हासिल करने में सक्षम बनाना है। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों और युवा कार्यों से संबंधित 30 सदस्यीय संसदीय स्थायी समिति 3 दिन की यात्रा पर ले गई है। ये दल भाजपा सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख विद्यार्थी शिक्षक अनुपात और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए शिक्षा संस्थानों को मजबूत करने और मौजूदा स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये समिति लेह के विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा करेगी। लद्दाख में 907 सरकारी स्कूलों में 22,000 और 112 निजी स्कूलों में 29,000 से अधिक विद्यार्थी हैं। उत्तर प्रदेश में सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव के दौरान आज 25 करोड़ पौधे लगाकर वन रोपण का नया कीर्तिमान स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के दौरान पौधरोपण अभियान के तहत 100 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 4 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान आज समाप्त हो रहा है और देर रात तक इस अभियान के तहत 25 करोड़ पौधों को लगाए जाने का लक्ष्य है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में पौधा लगाया, तो वहीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने झांसी जिले में इस अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। विभिन्न प्रभारी मंत्री और नोडल अफसर अपने अपने जिलों में पौधारोपण अभियान में हिस्सा ले रहे हैं और इस अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं। 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों, युवाओं, छात्रों और विभिन्न संगठनों को बड़ी संख्या में मुफ्त पौधे बांटे गए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं और इनामी राशियों का भी ऐलान किया गया है ताकि बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ें। इसके साथ ही कोविड संबंधी मानकों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा और धूल भरी आंधी के कारण भीषण गर्मी से राहत। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ब्रिटेन और इटली की यात्रा के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाकर वनीकरण का नया कीर्तिमान बनाया गया। दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसर बिना दर्शकों के कल से खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में लगी आग से बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को घर खाली करने का आदेश।
महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस में मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया। यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय। स्पेन का सामना इटली से और इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कल बारिश होने और गरज के साथ छींटे पड़ने से पश्चिमोत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप कुछ कम हुआ है। राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के डॉक्टर आर.के. जैनामणि ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में तापमान कई डिग्री घटा है। मानसून का तो कोई एडवांस का चांस नहीं है नेक्स्ट 4 से 5 दिन तक, इसलिए दिल्ली और पंजाब हरियाणा का जो हिस्सा और हमारा जो राजस्थान का एरिया है वो 8 जुलाई पहले नहीं आ रहा है मानसून। और तापमान जो हीट वेव था दिल्ली या राजस्थान पंजाब हरियाणा उसमें कमी आया है और कल कोई हीट वेव का रिपोर्ट नहीं था क्योंकि रेन हुआ था काफी जगह में। और अभी आगे जो है तापमान बढ़ेगा 2 से 3 डिग्री तक, बट ऐसे कोई परेशानी का कोई फोरकास्ट या कोई टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक जाने की संभावना है। मुंबई में हल्की बारिश होगी, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू में बारिश होने या गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में धूल भरी आंधी चलने या वर्षा होने के आसार हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में एक से अधिक बार वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ईटानगर में हल्की वर्षा हो सकती है, तापमान 22 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। इम्फाल में न्यूनतम तापमान 22 जबकि अधिकतम 30 डिग्री रहने का अनुमान है। शिलोंग, आइजॉल, कोहिमा, अगरतला और गंगटोक में हल्की बारिश की संभावना है। भारत के महानतम आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का निधन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को मात्र 39 वर्ष की आयु में हुआ था। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ध्यान सिद्ध मानते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृहमंत्री अमित शाह ने स्वामी विवेकानंद को नमन किया। श्री नायडू ने कहा कि विवेकानंद जी सशक्त राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व शांति को बढ़ावा देने का प्रयास किया। गृहमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक अमर विचार और एक समृद्ध जीवन शैली हैं। उन्होंने युवाओं में नई चेतना जगाई और उन्हें मजबूत भारत के निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया।
स्वामी विवेकानंद को पश्चिम बंगाल में भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक संदेश में कहा है कि देशवासी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और भारतीय लोकाचार में न्याय पर स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं के लिए उनके ऋणी रहेंगे। और अब प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर आज का विशेष संस्कृति संदेश। आज 4 जुलाई है और पुण्यतिथि है वेदांत और अध्यात्म के शिखर पुरुष स्वामी विवेकानंद की। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1893 में इन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में छा गया। बाद में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी समस्त मानवता के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद का कहा एक एक शब्द आज भी देशवासियों के लिए उतना ही प्रेरणादायक है जितना उस समय था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाने वाले जाने माने स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री नायडू ने कहा कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी पिंगली वेंकैया शिक्षाविद, कृषि विशेषज्ञ, भूगोल शास्त्री और अनेक भाषाओं के विद्वान थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक खेल के शुरू होने में अब 20 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तेज धावक दुती चंद के। दुती चंद का जन्म 3 फरवरी 1996 में ओडिशा के जाजपुर में हुआ। वर्ष 2012 में 100 मीटर दौड़ में 18 वर्ष से कम उम्र के वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर दुती सुर्खियों में आई। वर्ष 2014 में ताइपे में एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में उन्होंने 100 मीटर दौड़ के लिए क्वालिफाई किया। जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में उन्होंने 2 पदक जीते। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर 32 वर्ष पहले पीटी उषा के रिकॉर्ड की बराबरी की। इसके अलावा उन्होंने 16 वर्ष बाद देश को 200 मीटर दौड़ में भी रजत पदक दिलाया। वर्ष 2019 में नेपल्स में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेलों में उन्होंने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार। आकाशवाणी समाचार की ओलंपिक क्विज 1 जुलाई से शुरू हुई और पूरे देश में इसे भारी समर्थन मिल रहा है। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए रोज शाम स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। तीर की तरह तू चल, चूके
चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे एकदिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 220 रन का लक्ष्य 3 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच कप्तान मिताली राज ने नाबाद 75 रन बनाए। इसके साथ ही मिताली एक दिवसीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर हो गई हैं। विंबलडन टेनिस में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। दूसरे दौर में इस जोड़ी ने ब्रिटेन की एमिली वेबले स्मिथ और एडन मैथ्यूज को लगातार सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। अगले दौर में उनका मुकाबला जिया जूलिया हुजी और आंद्रिया क्लेपास से होगा। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। मंगलवार को पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला इटली से और बुधवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना डेनमार्क से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल इंग्लैंड ने यूक्रेन को 4-0 और डेनमार्क ने चेक गणराज्य को 2-1 से हराया। इससे पहले इटली ने बेल्जियम को 2-1 से और स्पेन ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया था। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में लगी आग से बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई इलाकों के निवासियों को घर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कल 176 जगहों पर आग लगने की खबर है। आग लगने के कारण इस प्रांत में 25 जून से 1 जुलाई के बीच 719 लोगों की मृत्यु हो गई। विशेषज्ञों ने दावानल के लिए जलवायु परिवर्तन को उत्तरदायी माना है। दक्षिणी फिलीपींस में 92 लोगों को लेकर जा रहा एक सैन्य परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटनास्थल जोलो द्वीप पर 17 शव बरामद किए गए हैं। 40 यात्री बच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वहां की जनता को उनके 245वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि गतिशील लोकतंत्र के रूप में भारत और अमेरिका स्वतंत्रता के समान मूल्य अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी वैश्विक दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि साझा मूल्यों और हितों पर आधारित दोनों देशों की मजबूत भागीदारी आगे भी बढ़ती रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 35 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97% से अधिक हुई। पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा और धूल भरी आंधी के कारण भीषण गर्मी से राहत। पुष्कर सिंह धामी आज शाम उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ब्रिटेन और इटली की यात्रा के लिए रवाना। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाकर वनीकरण का नया कीर्तिमान बनाया गया। दिल्ली सरकार ने स्टेडियम और खेल परिसर बिना दर्शकों के कल से खोलने की अनुमति दी। राष्ट्र प्रख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के जंगलों में लगी आग से बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को घर खाली करने का आदेश। महिला क्रिकेट में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने विंबलडन टेनिस में मिक्स्ड डबल्स के तीसरे दौर में प्रवेश किया और यूरो कप फुटबॉल के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं।
स्पेन का सामना इटली से और इंग्लैंड का मुकाबला डेनमार्क से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।